अब देखिए, इसे तो गठबंधन का लोकतंत्र नेता बताते हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेताओं से बात करेंगे और इस बयानों को लेकर चर्चा करेंगे तो कह रहे हैं कि ये हमारे गठबंधन का लोकतंत्र है कि हम खुलकर बता तो सकते हैं, कम से कम अपनी चॉइस तो बता सकते हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या ये सीटें हमें चाहिए। लेकिन इस आपात बैठक के बाद विजय जी, अगर कोई बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे ले लेते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की सियासत में? और मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि इस स्थिति में है उद्धव ठाकरे की कोई बड़ा फैसला ले लें? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब गठबंधन की राजनीति में ये सब काम बड़ा चलता रहता है, विवाद भी होता है सीटों को लेकर, और खासतौर से विधानसभा चुनाव, और खासतौर से तब होता है कि जब कोई गठबंधन का कोई एक बड़ा नेता या बहुत पावरफुल संगठन पार्टी नहीं हो। जैसे महायुति में क्या है, महायुति में सब आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और फिर नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। महाविकास अघाड़ी में तीनों लोग अपने आप को बराबर का भी समझते हैं और तीनों एक दूसरे से बड़ा भी समझते हैं। और यदि आप पूरा पिछली हिस्ट्री देखें, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो जहाँ भी कांग्रेस अपने आप को ताकतवर समझती है वहाँ गठबंधन में परेशानी होती है। जहाँ कांग्रेस कमजोर होती है वहाँ गठबंधन में परेशानी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती है। हरियाणा में मजबूत है तो वो नहीं करती है। मध्य प्रदेश में मजबूत है तो नहीं करती है। राजस्थान में मजबूत है तो नहीं करती है। अब यहाँ भी यही हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसमें कांग्रेस मजबूत होकर निकली है, तो इसलिए वो उस समय तैयार नहीं होती। गठबंधन की राजनीति में जरूरी नहीं है कि आप जीतने के लिए सारी सीटें ही हासिल करें। गठबंधन को बचाना, गठबंधन के धर्म के साथ चलना, गठबंधन के सहयोगियों के साथ चलना, वो महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा, लेकिन ये इतना ये भी नहीं है कि बहुत कुछ कम वो हो गया, नुकसान हो गया। गठबंधन की राजनीति में ये सब चलता है, और सीटों का बंटवारे पर जितनी ज़्यादा बहस हो जाए अच्छा है। आज बहस हो रही है वो ठीक है, आज बहस ना हो और कर लें और फिर कल सारे लोग बागी खड़े हों, तो उससे तो बेहतर है कि ये हो। लेकिन जब नेशनल लीडरशिप की, अब ऐसा वक्त आ गया कि जब कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को, यानी राहुल गांधी जी को, अब उद्धव ठाकरे साहब से और जो शरद पवार हैं उनके साथ बात करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि रमेश चन्नीथला ने बड़ी लंबी बैठक कर ली उनके साथ। हालांकि रमेश चन्नीथला के पास भी तो मैंडेट राहुल गांधी का ही होगा, जिसको लेकर, लेकिन फिर भी बातचीत आपस में होने से, और वो भी ईगो सेटिस्फाई होता है कि भाई उद्धव जी को राहुल जी ने फोन कर लिया तो उद्धव जी कह रहे वो कह ही रहे थे तो चलो हमने ये 4 सीटें छोड़ दी है। तो उस तरह की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे, अभी तो ये सारा चुनाव ही उद्धव ठाकरे के अस्तित्व की लड़ाई का है, तो वो कोई जल्दी में कोई फैसला कर लेंगे और उलट पलट कर लेंगे ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। क्योंकि उनके पास महायुति में फिलहाल जाने की जगह तो नहीं दिखती है, और वहां पर यदि वो उनके साथ नहीं गए तो जितनी बची है दुकान उतना भी शायद मुश्किल हो जाए। एक चल रहा है, अभी उनकी नाराजगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैसला वो कर लेंगे। बल्कि कुछ सीटों पर वो बैठक जो बुला रहे हैं तो उसमें अपने लिए मैंडेट ले रहे हैं पार्टी से कि भाई ठीक है, अब मैं कुछ कम ज्यादा भी कर लूँ तो चल जाएगा ना काम। ये ना हो कि वहीं से कुछ नाराजगी हो जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स तो देखिए आखिरी वक्त तक देखने को मिलती है। संजय राउत के बयानों को तो आप सुन ही रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के बिना कुछ नहीं है कांग्रेस, रीजनल पार्टियों की वजह से ही कांग्रेस का ग्राफ इतना बड़ा है। एक तरफ महायुति ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है, महाविकास अघाड़ी में अभी जो सीटों को लेकर कलेश है वो बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक नया समीकरण भी बन रहा है। अब महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल फिर से एक्टिव हो गए हैं। मुस्लिम नेताओं से उनकी जो मुलाकात है वो अब देखने को मिल रही है। सज्जाद नोमानी से मिले हैं मनोज जरांगे, इससे पहले वो इम्तियाज जलील से भी मिले थे। आपको बताएं कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी से उन्होंने मुलाकात की है। जरांगे इससे पहले MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील से मुलाकात कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर जरांगे पाटिल चाहते क्या हैं? क्या वो मराठा और मुस्लिम वोट को एकजुट करने में लगे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा और मुस्लिम मतदाताओं के एक साथ आने की वजह से मराठवाड़ा में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। तो क्या मनोज जरांगे फिर से मुश्किल अवधेश जी बढ़ाने जा रहे हैं? महायुति की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसकी कोशिश की जा रही है मनोज जरांगे की तरफ से। इस प्रकार की मुलाकात का मतलब यह हुआ है कि कुछ भीतर से कुछ ज्यादा बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इस समय इस देश में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके से काम कर रही है। वो केवल रणनीति के तहत किसी पार्टी या गठबंधन को सपोर्ट करती है, उनके अपने लक्ष्य हैं।
और खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने तो अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो गया या जिन जिन स्टेट में हो गया वहां पर्सनल कानून ही नहीं रहेंगे तो पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा कैसे। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने अपने को बचाए रखना है कि भाई ये तो तभी हम रहेंगे जब पर्सनल लॉ रहेगा। तो उसके हिसाब से वो बहुत सारे नेताओं से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जरांगे इस समय चूंकि मराठाओं की आरक्षण की बात कर रहे हैं और इस देश में राहुल गांधी ने, बहुत लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था कि दलित, आदिवासी, पिछड़े के साथ मुसलमानों को भी उसी क्लब में शामिल करो और इन सबको चाहिए। जबकि आम मान्यता यह है कि हिंदू समाज में जातीय विभाजन के कारण 200, 300, 400 साल में जो दलित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, वो वंचित रहे हैं। उसी तरह पिछड़ों में भी एक वर्ग है जो वंचित रहा है। लेकिन मुसलमान तो इस देश में शासन करने वाले रहे हैं। आक्रमण के बाद से इस देश में वो बताते हैं कि हम शासनकारी हैं। जगह जगह उस शासन के अस्तित्व विद्यमान है। हजारों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, इतनी उनकी हैसियत थी। बड़े बड़े इस्लामी जो है सेंटर बनाए, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान अपने हिसाब से बनाए। लाखों की संख्या में देश में मदरसे चल रहे हैं। तो उनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुस्लिम आरक्षण पर उनका मत अलग है। अब मनोज जरांगे ने अभी बयान नहीं दिया है क्या वो मराठे के साथ मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। मूल बात यह है जो ये मिलने जा रहे हैं इनका अपना एजेंडा है, मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम रखना है। ऐसी पार्टियों को मिलकर वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके, जो मुसलमानों के जो विरुद्ध जो मुकदमे हो रहे हैं आतंकवाद पर, उन सब में वो सहयोग कर सके। उनके घोषित सब एजेंडे हैं देश भर में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मनोज जरांगे एक दिशा भ्रम का शिकार, एक भ्रमित व्यक्ति, जिन्होंने लगातार अपने अनशन से जो अपनी साख स्थापित की, मराठाओं के बीच अपना एक वर्ग खड़ा किया, सभी पार्टियों से मिला, लेकिन कभी इधर बात कर लेते हैं, कभी उधर बात करते हैं। तब धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। दूसरा यह हुआ कि वो वोट कितना दिला सकते हैं, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। तीसरा, स्वयं महाराष्ट्र में इस समय जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसके विरुद्ध एक वातावरण बना है। चाहे वो गणेश विसर्जन के, गणेश प्रतिमा के ऊपर पत्थरबाजी करने का हो, जो आगजनी की घटना हो, जो सिखों के जो धार्मिक जुलूस हैं उन पर दंगे करने का हो। तो अनेक कारणों से इस समय एक वातावरण वहां जो है वो आक्रामक मुस्लिमवाद के विरुद्ध है। उसमें ये करने जा रहे हैं। इसका असर होगा या इसका रिएक्शन हो करके दूसरे पक्ष को मत मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जो बार बार हम लोग यहां से हमारे जो है विजय जी और हमारे समीर जी, राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, और राहुल गांधी आने के लिए अगर तैयार नहीं है और पिछले 5-6 दिनों से हम लोग जो है कहानी कुर्सी में राहुल गांधी जी को ही तलाश कर रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी कुछ सोच रहे होंगे ना भाई, उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। मैंने भी कहा था कि एक बार वो जाके मिले, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। तीसरा है कि एक बड़ा नेता है, आपने कहा कि वो खाए पिए और चले आए, वो बिना खाए पिए आए तब हमारी खुशी हो, ये नहीं होनी चाहिए।